इतना खूबसूरत सा नूरानी चेहरा हो रहा है। देखिए, ये देखिए ऊपर, देखिए ये देखिए यहाँ पे जो चापड़ लगा था, ठीक है, ये देखिए पीछे में टैटू बनवाए हैं। ये देखिए, ये स्पेशल टैटू जो है वो वहां से आपका थाईलैंड से। इरफान अली ताज साहब, इरफान अली ताज के उसके मुंह में क्या क्या रसगुल्ला है क्या कि जो बोलेंगे वो मीठा मीठा सब कुछ सही है। कान देखिए, कान, ये पूरा कान कटा हुआ मेरा, ठीक है। कुरान शरीफ का कसम खा के जो फिर गया, उस आदमी का क्या बात का वैल्यू। एक बंदा बोल देगा कि ड्रग मैंने कभी हाथ में भी छुआ है, तो मैं अपने आप को ड्रग डीलर घोषित कर दूं। देने गया कंप्लेन, जो उन्होंने स्टेटमेंट लिया, मैंने सब कुछ भी उनको बताया, एमसी रिपोर्ट भी, आज तक अभी एमसी रिपोर्ट मैं वापस लेने नहीं गया, मेरा दिल फट गया। क्योंकि जब मैं वहां जाके देखा कि आरोपी कोई और दिख रहा है और मेरे पास आरोपी कोई और दिख रहा है, तो मेरा दिल फट गया। दोस्तों, जैसे कि एक हफ्ता पहले आपको हमारी टीम ने शारिक अमान का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया था, जहां पे शारिक अमान ने इशारों में बिना किसी का नाम मेंशन किए हुए शारिक अमान ने वार्ड 43 के अवैध गतिविधियों का जो है उल्लेख किया था, जिसके वजह से पिछले 2 दिन पहले शारिक अमान पर मॉब लिंचिंग जैसे घिनौना वारदात पेश आया। और ना कि सिर्फ इलाके के चाय दुकान से शुरू हुआ, बल्कि नेशनल इशू बन के जो है सामने उभरा, क्योंकि ये एक नेशनल सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी वही मॉब लिंचिंग करते हुए नजर आए, जहां पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी देखे गए जो कि 43 वार्ड के है ही नहीं। फिर भी अभी तक बौ बाजार थाना ना ही कोई सामाजिक तत्व जो वीडियो में अवेलेबल है या वीडियो में मौजूद है, और ना ही कोई असामाजिक तत्व को अरेस्ट किए तो वो सिर्फ और सिर्फ झंडा पकड़ने वाला पार्टी कार्यकर्ताओं को, जिसे सिर्फ एक दिन में मॉब लिंचिंग जैसे घिनौना अपराध के लिए 1 दिन की सजा हुई और दूसरे दिन बेल हो गया। तो आइए हम लोग इसी सिलसिले में आज शारिक अमान से ही बात करते हैं, उस दिन क्या हुआ था, क्या माजरा था। शारिक साहब, सबसे पहले हमारी टीम ने जो इंटरव्यू आपसे लिया था, क्या उस इंटरव्यू के लिए ये झगड़ा था? हाँ, उस इंटरव्यू के लिए ही ये सारा झगड़ा हुआ है। क्योंकि पहले तो मुझे ये बोला गया कि इसको डिलीट कर दो, आपस का बात है। हमले बात आपस का नहीं है। जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फाउंडेशन 2 तल्ला का है, 3 तल्ला का, उसमें 6-6 तल्ला जो खड़ा हो रहा है। क्योंकि देखिए, नया कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसमें तो फाउंडेशन दे रहे हैं वो, लेकिन कंस्ट्रक्शन इनलीगल हो रहा है, लेकिन फाउंडेशन दे रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसा पुराना बिल्डिंग है, जैसे ये सामने में हम आपको दिखा देंगे, कभी सुबह आइएगा, हरा कलर का एक बिल्डिंग है जिसको जूता वाला बिल्डिंग कहते हैं। वो तो 2 तल्ला का फाउंडेशन है, 2 बार डेमोलाइज हो चुका है वो। वापस से इरफान अली ताज ने जब उसको खरीदा तो वो 5 तल्ला बन चुका और छत के ऊपर भी 2 फ्लोर बना हुआ है। तो अगर कल को वो गिरता है, दोनों तरफ खोला बाड़ी है, तो जान किसका जाएगा? खोला बाड़ी में जो सो रहे हैं या बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो मर्द हैं, वो लोग ही ना जाएंगे। तो दूसरा गार्डन रीच बनाना है क्या? तो मैंने तो पहला बात तो देखिए, आपके इंटरव्यू में मैंने किसी का नाम मेंशन ही नहीं किया था। आपने मुझसे एक सवाल किया था कि जोड़ा साको असेंबली में जो एक मतलब एक नया टाइप का जो एक बात चल रहा है कि यहाँ के जो एमएलए हैं वो स्क्वायर फीट एमएलए हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो उनको उनके बारे में बताते हुए मैंने एक मतलब बोलते ना कि एक तरीके का मिसाल दिया था कि जो साहूकार है वही है चोर। ठीक है, तो अब वो साहूकार वही है चोर, ये तो मैंने साहूकार बोला था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि इरफान अली ताज हुआ चोर। समझे? क्योंकि ये वारदात मेरे साथ जो हुआ है 2 दिन पहले, तो ये इरफान अली ताज को हिट क्यों किया और बार बार इरफान अली ताज ही मुझसे ये वीडियो डिलीट कराने का मांग क्यों रख रहा था? बात समझ रहे मेरा? वीडियो डिलीट कराने की जो बात आप बोल रहे हैं, इसका कोई प्रूफ वगैरह कुछ नहीं। उसका भाई आसिफ जो है, जो उस दिन आके बड़ा रिक्वेस्ट करके मुझसे बता कि देखो शारिक, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है आपस में, डिलीट कर दो भाई। तो हमले भाई मिसअंडरस्टैंडिंग क्या बात हो, तुम अपने छत में चढ़ते तो हमको चारों तरफ इनलीगल कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो आपका क्या जा रहा है? अरे मेरा क्या जा रहा है? लेकिन जब लोग मेरे पास आके मदद मांग रहे हैं, जैसे उनका अवैध तरीके से जगह कब्जा किया जा रहा है, क्या वही कर रहे हैं? हाँ वही कर रहे हैं भाई, वही कर रहे हैं। फैसल भाई बोल के एक है, ठीक है, मैं तो उन्होंने बोला है कि वो आपसे मिलेंगे और आपसे बात भी करेंगे। फैसल भाई ने साफ साफ बोला है कि मेरा जगह जब कब्जा हुआ तो मैंने सोचा शायद ताज को नहीं पता है कि वो जगह मेरा है। मैंने जाके ताज को बोला कि ताज ये मेरे बाप दादा पुरखों का जगह है, ये आज और कल का लिया हुआ जगह नहीं है। तो इरफान अली ताज ने उसको जवाब दिया कि कल तक तुम्हारा बाप दादा का था, अब वो मेरा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने केस किया कोर्ट से और उसके बाद वो जगह उन्होंने अभी भी केस। सारा इल्जामात जो आप बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही क्यों बताए? जिसका मामला है, जिन्हें परेशानी, वो क्यों सामने नहीं आए हैं अब तक?
क्या ऐसा तो नहीं है कि इरफान अली ताज जो कह रहे हैं कि आप लोग कोई तोड़िंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको आपका शेयर नहीं मिला है इस वजह से आप इतना आवाज उठा रहे हैं? देखिए, बौखलाने के बाद आदमी कुछ भी बोलता है, इतिहास गवाह है। ये तो आपके ऊपर भी लागू होता है। नहीं नहीं, बौखलाने का सुनिए तो पहले बात सुनिए, बिना बिना सुने आप कैसे डिसाइड कर ले रहे हैं? बौखलाने के बाद लोग बहुत कुछ बोलते हैं। आप एक काम करिए, एक ग्राउंड सर्वे कर लीजिए पूरा 43 वार्ड में। एक बंदा अगर बोल देगा कि शारिक अमान तोड़बाज है, या शारिक अमान में आज तक कोई सोशल वर्क करने के लिए भी किसी से चंदा मांगा हो, तो मैं खुद बोलूंगा कि हाँ, मैं तोड़बाज हूं और मैं तोड़बाजी करता हूं। हजारों इल्जाम तो आपके ऊपर ये भी है कि आप लिजर्ड का बिजनेस करते हैं, पेट्स का, इनलीगल पेट्स का, जो कि इंडिया में ब्लैक लिस्टेड है। तो ये अथॉरिटी आपको किसने दिया? देखिए, फिर से अगर मैं बोलूं तो फिर से वही बात होगा कि मैंने सोचा था मौलाना आजाद कॉलेज से जो लोग पढ़ के निकलते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के एक जाहिल निकला है। मैं जो लिजर्ड, वो पहला बात तो वो लिजर्ड नहीं है, रेप्टाइल की गिनती में आता है, वो एक स्पीसीज होता है रेप्टाइल। तो वो है बियर्डेड ड्रैगन, जो ऑस्ट्रेलिया का स्पीसीज है। 1972 वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है उसमें आप इंडियन स्पीसीज नहीं पाल सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना उसको खरीद सकते हैं, ठीक है, ना उसको कैद कर सकते हैं। ये बिजनेस जो आप करते हैं, छोड़ दीजिए, ये बिजनेस जो करते हैं, क्या ये लीगल बिजनेस है? इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल है? क्या आप कोर्ट में इसे फाइट कर सकते हैं? जी जी, पहला बात तो देखिए, मैं इसका बिजनेस नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैंने उसका एक सेल लेटर बना रखा हूं, उसका मैं IT फाइल भी बना रखा हूं, क्योंकि मेरा शौक है। मतलब गवर्नमेंट से आपको कोई परमिशन है इसका? हाँ, जाहिर सा बात है। देखिए, सबसे पहला बात कि लाइसेंस उसके लिए लेना पड़ता है जो इनलीगल आइटम है, जैसे वेनमस स्नेक जो लैब के लिए यूज होता है, तो उसको जब आप बाई कर रहे हैं या उसका आप मतलब मान लीजिए फार्मिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब जिनको जिस चीज का ज्ञान नहीं है उस पर ज्ञान और टिप्पणी नहीं देना वो बेहतर होता। रहा बियर्डेड ड्रैगन, ये लीगल है, ये तो अपेंडिक्स में भी है। अब वो बोल रहे ये वाला अपेंडिक्स, तो भाई अपेंडिक्स ये वाला ही नहीं होता, बहुत सारा अपेंडिक्स होता है, ठीक है। लेकिन वही है ना कि जाहिल इंसान जाहिल जैसा ही बात करेगा। ना ये साइटिस में आता है, ना ये अपेंडिक्स 1 में आता है, ना ये अपेंडिक्स 2 में आता है, ये अपेंडिक्स 3 में आता है। और अपेंडिक्स 3 में जो जानवर का लिस्ट आता है उसको पालना गैर कानूनी नहीं है। और रहा आप जो बोल रहे हैं कि ये इंडिया में लीगल है, तो भाई मैं आपको 2-4 नाम बता रहा हूं। आप जाओ, बड़ा बड़ा पेट शोरूम है, मैं शॉप नहीं बोलूंगा, शॉप छोटा सा होता है, बड़ा बड़ा पेट शोरूम है, जहां पर किंग स्नेक, मिल्क स्नेक, उसके बाद में आपका कॉर्न स्नेक, ठीक है, हॉगनोज स्नेक, उसके बाद बियर्डेड ड्रैगन, इगुआना, रिवर मॉनिटर। लेकिन वो रिवर मॉनिटर इंडियन रिवर मॉनिटर नहीं होता, वो सवाना मॉनिटर होता है, ठीक है। क्या ये सारी चीज वाइल्ड लाइफ एक्ट को जो है तोड़ती है? नहीं नहीं नहीं, क्यों तो अगर एक बात बताइए, अगर वो बैंड होता तो मैं क्या आपको बेवकूफ नजर आ रहा हूं कि मैं उसे फेसबुक पे पोस्ट करता? और वो जिस चीज को बोले कि देखिए अभी भी एक ऐसा चीज बेच रहे, देखिए लिखा हुआ 2 पेयर्स अवेलेबल। अरे मेरा भाई, तुम चले जाओ हाथी बगान, जो संडे लगता है, वहां तुमको हजारों पेयर मिल जाएगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सो रहा है क्या? वहां हाथी बगान में जाके रेड नहीं मार सकता? एक तोता, जैसे आप देखते चंदना तोता अगर घर पे कोई पालता है तो उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके आपको घर से अरेस्ट करेगा और 14 साल तक उसका बेल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन फॉरेस्ट का ही एक सदस्य, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं ना कि इधर का जो स्पीसीज है उसको बचाने का कोशिश करता है, और हम लोग भी ये कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारा बर्ड्स घायल हो गया, मैंने उसे उठाया, उसको ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उसको वापस वाइल्ड में छोड़ दिया, नेचर में छोड़ दिया, समझ रहे हैं आप? तो थे, और वो हैमस्टर है, कोई अजीब सा जानवर नहीं है, ना वो खरगोश है ना वो चूहा है, ये दोनों के बीच का जानवर है एक्चुअली हैमस्टर। उस दिन 8 मार्च के शाम को हुआ क्या था, ये जरा बताएं। हुआ कुछ नहीं था, अफ्तार करके मैं नीचे चला गया था, मेरा एक दोस्त है कमरे बोल के, उसके साथ खड़े होके मैं चाय पी रहा था, और उतने ही में मेरा एक भाई जैसा है उसका फ़ोन आया, उससे मेरा बात हो रहा है, तो उस बीच में पापा का फ़ोन घुसा। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं कॉल करो, पापा का फ़ोन आ रहा है। मैंने पापा का जस्ट फ़ोन उठाया कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो पापा बोले कि कहाँ हो तुम? तो हम बोले हम तो यही तो चाय दुकान के पास खड़े हुए, अली के दुकान के पास। पापा बोले जल्दी तुम घर की तरफ आओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बैठकबाजी करने का एक प्लान सेटअप हुआ है। तो हम बोले अच्छा ठीक है आ रहे, बोल के हम सोचे सेटअप हुआ है, ठीक है। हम फ़ोन काट के बस घूमे हैं, बस घूमे भी नहीं हम सही से, ताम दुम दाम दुम चारों तरफ से चालू हो गया। जब हम देखा तो हम देखा वहाँ छोटे था, उसमें उसका भाई इरफान अली ताज का भाई छोटे, सगा भाई, उसका कजिन भाई आसिफ, उसका चचेरा भाई आसिफ, उसका भाई सज्जाद, उसके बाद इमरान बोल के एक लड़का है, कलवा इमरान के नाम से फेमस है, वो तो एकदम एंटी सोशल है। ये पूरा वार्ड क्या हर थाना जानता है, जोड़ा साक हो, बो बाजार हो, हेयर स्ट्रीट हो, सब जानता है। वो पूरा एंटी सोशल टाइप का ही लड़का है। इमरान था, ताज का ड्राइवर सिकंदर था, उसके बाद में बाबू बोल के एक लड़का है यहाँ डमजल लेन में रहता है, वो था। उसके बाद में तौकीर आलम बोल के पेशाब खाना में रहता है, वो था। मुन्ना बोल के एक मोहम्मद जान में रहता है, वो था। शुरुआत में ये लोग था, ठीक है। और तैमूर था, हाँ सॉरी तैमूर था, जो तैमूर इरफान अली ताज का भगना है। आप जाइए राजा बाजार जाइए, नारकुल डांगा जाइए, भवानीपुर जाइए, वो तो चापड़ बाज के नाम से फेमस ही है। तैमूर, हाँ तैमूर,
इससे पहले कोई केस है उनका? अरे बहुत केस है भाई, आप जाइए ना, भवानीपुर जाइए, नारकुलडांगा जाइए, राजा बाजार जाइए, आपको 1000 केस मिल जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो उन लोग सब मिलके हमको मार रहे थे। उस मार की भीड़ में मैं देख रहा हूं कि 1 नंबर तिरट्टी बाजार जो ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो ताज इरफान अली ताज का हो रहा है, क्योंकि काउंसलर का तो हाथ है, उसके तो भाई घर काउंसलर वाइफ है तो हाथ है, तो वहां से मैं देख रहा हूं कि एक हुजूम निकल रहा है। क्यों? क्योंकि बाकायदा उस हुजूम को बैठा के अफ्तारी कराया गया था, क्योंकि अफ्तार के बाद तो कांड करना था। ठीक है, वो हुजूम जो निकला उसके बाद तो मुझे बस समझ ली 30-40 मिनट तक मारा गया। जैसा इरफान अली ताज बोल रहे, मुझे जैसे पता चला कि वहां पर ही ऐसा हुआ है, मैंने ओची को फोन किया, ओची छाप 10 मिनट में पहुंच गया। भाई 40 से 45 मिनट में मार खाया हूँ। ठीक है, अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर इरफान अली ताज ने संग संग ओसी को फोन कर दिया था तो बो बाजार थाना को इतना देर क्यों लगा पहुंचने में? लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। बो बाजार थाना को कहीं और से पता चला होगा, जब बात देखा कि ये रुकी नहीं है, लोग मर जाएगा शारिक, तब शायद किसी मेरे चाहने वाले ने फोन किया होगा, तब शायद बो बाजार थाना आया। क्योंकि मुझे तो टांग के ले जाकर ऊपर से फेंकने का स्कीम हो रहा था कि इसको ले चलो ऊपर से फेंक देंगे और ये बोलेंगे कि मार के डर से भागा, बिल्डिंग में चढ़ा, बाउंड्री नहीं था इसलिए गिर गया। बाकायदा उसका भाई छोटे वहां दर्राना सबके सामने बोला है, यहाँ मोहल्ले का हर एक आदमी ये चीज सुना है। और वो घसीट रहा था, जब वो घसीट के हमको लेके जाता उसी वक्त बो बाजार का जो क्राइम ऑफिसर है रूपक सर, वो पहुंचा तो वो आके हमको ठेल के बैठाया और इन लोग को फिर हटाना शुरू किया। और उसके बीच में भी बो बाजार का जो क्राइम ऑफिसर जो रूपक सर वहां खड़े हुए थे, उस टाइम भी वो लोग हमको मार रहा है। ऐसा नहीं है कि उन लोग रुक गया, मार रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है और हमसे एक ही मांग कर रहा है, माफी मांग और बोल कि ये वीडियो तुमसे परवेज इकबाल बनवाया था, बोल ये वीडियो तुमसे जसीमुद्दीन बनवाया था, बोल कि तुमसे गलती हो गया, तुम दूसरा का बहकावा में आ गए हो इसलिए तुम ये वीडियो बनाए हो। अरे परवेज इकबाल से या जसीमुद्दीन साहब से क्या लेना देना भाई? ये वीडियो मैंने बनाया था क्योंकि फैसल भाई आए थे मेरे पास कि शारिक मेरा जगह कब्जा हो गया, इकबाल चाचा आए थे मेरे पास कि मेरा जगह माइको हाउस में कब्जा। यहाँ का तो खैर माजरा जो है 40 मिनट तक चला, बात सही है बिल्कुल। उसके बाद जब हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में ऐसा क्या हो गया था कि वहां पर भी वे भीड़ या मॉब वहां पर भी पहुंच गया और इमरजेंसी यानी कि सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर में आपको मारने लगी? वो मॉब वहां पर ही पहुंचा था, पहुंचने के बाद मेरे ऊपर हमला करने का मतलब एक ट्राई लिया गया था, लेकिन वहां पर ही हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ने बीच का गेट बंद कर दिया था, जहां ट्रीटमेंट होता है वहां और इमरजेंसी वार्ड के बीच में गेट और शटर को बंद करके ताला मार दिया था। लेकिन अचानक से उनका नजर पड़ा एक रिजवान नाम के बंदे के ऊपर। वो बंदा को मैं उतना अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ वो मोहल्ले में कहीं रहता है, वो मैं जानता हूँ, वो लड़के को मैं जानता हूं। तो वो लड़का का इतना गलती था कि वो मेरे वीडियो में लाइक करता था, कमेंट करता था। बस उस कमेंट करने के और लाइक करने के वजह से उस बंदे को वहां खुद इरफान अली ताज, छोटे, तैमूर, गौरी जो जलवा टोली का एंटी सोशल है वो गौरी, उसके बाद में आपका सज्जाद, इन लोग सब मिल के उसको मार रहा था। ये तुमने अपने आंख से देखा, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, तुमने देखा। उसमें जब तैमूर का आंख तुम्हारे तरफ गया, नजर तुम्हारे तरफ पड़ा, तो तुमको किस तरीके से वहां से रगेदा था वो तुम भी जानते हो। क्यों किया तुमने जॉइंट सिविक क्राइम को कंप्लेन किया ना भाई तुमने भी? खैर वो हमारी लड़ाई है, हम लोग लड़ लेंगे, क्योंकि जर्नलिज्म को जो है इंडियन पिनल कोड के अनुसार जो है जर्नलिस्ट कहीं भी अपने जो है क्राइम सीन को कवर करने के लिए जा सकता है, और उसे अगर कोई रोकने की भी अगर कोशिश करती है तो वो आईपीसी के तहत, बीएनएस के तहत एक बड़ा क्राइम माना जाता है। तो वो लड़ाई हम लोग ऑलरेडी लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे टीम के ऊपर भी अगर हमला किया गया, थ्रेट किया गया है, तो जॉइंट सीपी कमिश्नर तक हमारी टीम ने भी इसको कंप्लेन किया है। जो माजरा हुआ, माजरा होने के बाद अभी इरफान अली ताज साहब का कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर मीडिया को लगभग बात एक ही बोल रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी एंटी सोशल फैमिली हैं। किडनैपिंग केसेस है आपके ऊपर, आप लोग चांदनी में रहते थे, आप लोगों को मार के भगाया गया है, आप लोग का इंटरनल डिस्प्यूट्स है, और फिर एंड में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। क्या बोलेंगे? आओ इंटरनल डिस्प्यूट इधर आओ। ये देखिए, ये है मेरा इंटरनल डिस्प्यूट। देखिए, खानदानी झगड़ा, खानदानी विवाद हर जगह होता है, ठीक है, हर फैमिली में होता है, हर खानदान में होता है, लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके वजह से हम एंटी सोशल हो गए या ये एंटी सोशल हो गया। ठीक है, पहला बात रहा। दूसरा बात चांदनी का, आप जाइए चांदनी, इंशाल्लाह बहुत इज्जत कमा रखा हूँ। व्हाट अबाउट द किडनैपिंग केसेस? हाँ, किडनैपिंग केसेस आपके ऊपर? अरे भाई, इल्जाम तो हर किसी के ऊपर लगता है, अगर इल्जाम लगने से वो मुजरिम हो गया तो फिर तो भाई मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब रहा बात जो आपने बोला इज्जतदार फैमिली, ठीक है, तो सामने वाला कितना इज्जतदार है मैं आपको बताऊं? उनसे आप कुछ सवाल करेंगे? बताइए, है हिम्मत है? बताइए। उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछिएगा कि तुम्हारा बहनोई जुबैर, तुम्हारा बहनोई जो जुबैर है वो कहाँ है? ये तो पर्सनल लाइफ को उठा रहे हैं। तो वो मेरा क्या किसी और का लाइफ उठा के बात कर रहे हैं? वो भी तो मेरे पर्सनल लाइफ को लेके बात कर रहे हैं ना। तो उनसे पूछिएगा कि तुम्हारा बहनोई जुबैर कहाँ है।
उनसे खाली इतना पूछेगा कि उनका नंबर मिल सकता है या उनका पता मिल सकता है, नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो जुबैर रातों रात गायब हो गया। गायब हो गया इन द सेंस? वो जैसे होता है ना कि धुआं उठा, धुआं गायब हो गया, वैसे ही रातों रात जुबैर गायब हो गया। और ताज से पूछेगा उस जुबैर को कहाँ लेके जाके गायब कर दिया। माचिस का डिब्बा थोड़ी ना, इंसान गायब हुआ, आप बता रहे हैं। हाँ, वैसे ही कुछ हुआ उनके है। घर वाले क्या सो रहे हैं? आप उनसे पूछ लीजिएगा ना, बहनोई जुबैर कहाँ गया। सब प्रॉपर्टी के लालच में जुबैर गायब हो गया। आज तक किसी को पता ही नहीं है जुबैर कहाँ है, किसी को नहीं पता है। जुबैर के घर वालों को भी नहीं पता जुबैर कहाँ है। आपके पिताजी के ऊपर इससे पहले मॉलेस्टेशन का केस, किडनैपिंग का केस, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है, बहुत सच्चाई है। मैंने तो कहा मॉलेस्टिंग का तो पता नहीं, हाँ किडनैपिंग का एक बोले ना एक इल्ज़ाम लगा था। आज केस लड़ रहे हैं हम लोग, केस लड़ रहे हैं, और आज बाहर है मेरे पापा, बेल हुआ मेरे पापा। इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन क्या हुआ, इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता है। कोर्ट बेल क्या, मुजरिम को कोर्ट बेल दे देती है। चलिए आखिर में मैं सवाल करता हूं कि उस हादसे के बाद बऊ बाजार थाना की भूमिका के ऊपर क्या बोलेंगे? बऊ बाजार थाना बहुत अच्छा भूमिका निभाया है, ठीक है, बहुत अच्छा भूमिका निभाया है। मैंने इंसाफ मांगा था, मुझे लेमन जूस चुसाया गया। मतलब कि भाई वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुझे कौन मार रहा है, लेकिन अरेस्ट वो हो रहा है जो झंडा पकड़ने वाला है। तो मैंने झंडा पकड़ने वाले को अरेस्ट करने के लिए, मेरे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, मेरे स्टेटमेंट में मैंने किन किन का नाम लिया है। ये कॉन्स्पिरेसी सजाने वाला इरफान अली ताज है, उसको अंजाम देने वाला उसका भाई, उसका भगना, उसका मतलब कजिन भाई, चचेरा भाई, उसका रिश्तेदार लोग है। तो फिर अरेस्ट, और जब वीडियो में दिख रहा है, भाई वीडियो है कि उसमें कौन मार रहा है कौन नहीं मारता, तैमूर मार रहा है, छोटे मार रहा है, आसिफ मार रहा है, सज्जाद मार रहा है। वो बोला सज्जाद बचा रहा था। मैं बताऊं किस तरीके से बचा रहा था। पहले मुझे सज्जाद मार भी रहा है, फिर जब वीडियो ऑन हो रहा है तो सज्जाद मेरा हाथ पकड़, वीडियो भी उन लोग ही खुद बना रहा था। जब उन लोग वीडियो बना रहा था तो सज्जाद मेरा हाथ पकड़ के बचाने का ढोंग दिखा रहा है। कैसे हाथ पकड़ा हुआ, वो बचाना होता है, हाथ पकड़ा हुआ चारों। उनको वीडियो में हम लोगों ने भी सुना है क्या, रोक रोक मत मार मत मार मत मार, वो रोकने की कोशिश की। वो जब वीडियो चालू हो रहा था, जब वीडियो ऑफ हो रहा था, मार 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 मार, ये भी हम वो भी आपको दे देंगे, वो भी वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इल्जामात लगा रहे हैं कि इनलीगल बिल्डिंग, इनलीगल गतिविधि को वो जो है बढ़ावा दे रहे हैं, या इनलीगल बिल्डिंग वो खुद उठाते हैं, जबकि मेयर का मना रहने के बावजूद भी अगर एक काउंसिलर के शौहर अगर उठा रहे तो ये बड़ा क्राइम है, और साथ ही साथ पार्टी हाईकमांड के भी खिलाफ जाना हुआ। पर सामने वाले का यानी कि इरफान अली ताज का ये कहना है कि उनका तरफ से कोई बिल्डिंग नहीं उठाया जा रहा है। क्या बोलेंगे इस बारे में, कैसे प्रूव करेंगे? तब इसका मतलब कि इस वार्ड में एक और इरफान अली ताज है। देखिए इसका पूरा नाम इरफान अली है, इरफान अली ताज नहीं। ताज तो ये जबरदस्ती का मुखौटा पहनने के लिए लगा, ताज इसका एक्चुअली बोलते हैं ना पुकारू नाम, ताज 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 करते करते ये अपने आप को ताजी समझ लिया। ठीक है, इसका पूरा नाम है इरफान अली। ये देखिए 1 नंबर 33 बाजार, ये देखिए आप एप्लीकेंट नंबर देखिए, ये देखिए किसका नाम लिखा हुआ है, इरफान अली लिखा हुआ है। 18B में इरफान अली लिखा हुआ है। एप्लीकेंट नंबर किसका है, एप्लीकेंट नेम किसका है, इरफान अली लिखा हुआ है। जरूरी है वही इरफान अली? हाँ वही है। तो ये 18B किसका है, ये जो सामने उधर जो वो ये जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है 1 नंबर 30 बाजार, किसी से भी जाके पूछ लीजिए सब बोलेगा ताज भाई। अब अगर कोई बोलेगा ताज भाई तो फिर वो इरफान अली का तो है। कितना फ्लोर है वो तो 3 फ्लोर सेक्शन है, देखिए ना भाई 3 फ्लोर सैंक्शन है, प्लान 3 फ्लोर। अभी उसमें देखिए सरकार के साथ भी चोरी। ये आदमी बोलता है कि हम सरकार के आदमी और सरकार के साथ भी चोरी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यूज ग्रुप रेसिडेंशियल, जबकि वो बन रहा है मार्केट, तो कमर्शियल हुआ। लेकिन रेसिडेंशियल इसलिए बोला गया है ताकि पैसा कम लगे प्लान सबमिट करने में। कमर्शियल बोल देंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, समझ रहे बात। तो भाई ये इंसान सर से पांव तक झूठा है। इसका झूठ का हम आपको सबूत दे दे रहे हैं कि यही इंसान, यही है वो इरफान अली ताज जो अपने आप को टोपी लगा के फरिश्ता बताता है कि ये जो, अगर ये मुझे पता चला होता तो इसको तो मैं वोट ही नहीं देता और ना अपने घर वालों को वोट देने देता। ठीक है, इसको जब पता चला कि इलेक्शन आ रहा है, टिकट मिल सकता है, मुझे भी टिकट मिल सकता है, परवेज इकबाल को भी, इसने सफीक, आप पूछिएगा जाके सफीक साहब से, अगर वो सही का इमाम होंगे तो वो इस चीज़ का गवाही भी देंगे। सफीक साहब के सामने ताज, इरफान अली ताज ने कुरान उठाकर ये कसम खाया था परवेज इकबाल साहब के सामने कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो आप मेरे साथ काम करना, मेरे साथ जुड़ के हम लोग एक हैं, और अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो मैं आपके साथ काम करूंगा। ठीक है, लेकिन जब पार्टी ने परवेज इकबाल साहब को टिकट डिक्लेयर कर दिया, उसके 2 दिन बाद इसने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तो इसको पावर और ताकत का इतना भूख था या दौलत कमाने का इतना नशा चढ़ चुका था कि इसने कुरान का बेहुमती कर दिया। कहाँ कहाँ चोटें आई आपको, जरा दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स से। देखिए चेहरा तो आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हो रखा है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए सर में यहाँ पे चापड़ लगा था,
चापड़ लगा था। जी जी, चापड़ लगा था। चलाने वाला तैमूर खुद है, उसको एक कोई राजा बाजार का लगा था, छोटा हाइट वाला, उसने लाके दिया था। वो वैसा वाला चापड़ नहीं था, वो जो किचन में यूज होता है ना, वो उसने यूं 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 पकड़ के उसने ट्राई किया था मेरे सर में मारने का, लेकिन मैंने सर हटा लिया। वो हल्का सा यहाँ लगा था, इतना बड़ा कटा है, ठीक है। और ये देखिए मेरे पीठ का हाल, शोल्डर देखिए, देखिए दोनों शोल्डर देखिए, ठीक है। ये देखिए पाँव का हाल, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और भी है, लेकिन वहां हम दिखाने से, जहां इस लोग ने मुझे डंडे से मार के भरत पड़ाया, वो जगह मैं दिखा नहीं सकता। आखिर में ममता बनर्जी से, मेयर फिरहाद हकीम से, इस एरिया के नॉर्थ कोलकाता के एमपी, क्योंकि नॉर्थ कोलकाता के एमपी सुदीप बंदोपाध्याय के साथ अक्सर देखे जाते हैं इरफान अली ताज, जबकि वो पार्टी में खुद है भी नहीं, ऑफिशियली कोई अपॉइंटमेंट है नहीं, फिर भी इन सबों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो सबसे एक ही गुजारिश करूंगा कि शारिक अमान के साथ जो होना था वो तो हो गया। इसके लिए आप लोग इंसाफ दिलाना चाहें तो दिलाएं, नहीं दिलाना चाहते वो आपकी मर्जी। लेकिन जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उस पर कड़ी सी कड़ी मतलब सज़ा होना ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम ये एक ट्रेंड ना बन जाए। क्योंकि देखिए, आज से कुछ साल पहले भी सेम चीज़ हुआ था हेरनवाड़ी लाइन में। ये इरफान अली ताज का एक बहुत बड़ा ट्रिक है कि पहले कांड करा दो, उसके बाद तो माफ़ी मांग ही लेंगे। लेकिन वो जो कांड हुआ है, उसका डर और दहशत तो आवाम में फैला ही रहेगा। म्यूचुअल का जो है एक प्रस्ताव देखा गया है एक न्यूज चैनल के जरिए, तो क्या आप म्यूचुअल करने के लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे पहला बात, मेरा नाम ना सिकंदर है, ना मेरा नाम परवेज इकबाल है, ठीक है। तो मार खा के, वो भी हक की लड़ाई में, कोई सोचेगा कि हमको बोलेगा आके कि म्यूचुअल कर लो, तो वो तो होगा नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जिन लोगों ने मारा है वो अरेस्ट होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी और के साथ ये घटना न हो। मैं अल्लाह के रहमो करम से मैं बच गया। कैसे आपको इंसाफ मिलेगा, जबकि आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये आपका कहना है कि बौ बाजार थाना आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, कैसे मिलेगा? तो आपके कमिश्नर साहब हैं, हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं, अभिषेक दा हैं, बहुत लोग हैं, बॉबी दा हैं, बहुत कोई हैं, सब मिल के इंसाफ दिलाएंगे हमको इंशाल्लाह। मतलब उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, हमको सबसे उम्मीद है। अभी भी उम्मीद है? जी हाँ, उम्मीद है। मैंने बोला ना, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता हूँ। उम्मीद ही तो सब कुछ होता है। ये उम्मीद है कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, तब तो मैं करता हूँ ना। अभी तक कोई अपर हाई कमांड या काउंसिलर से ऊपर लेवल की किसी से कोई फोन, कोई बात, कोई प्रस्ताव मिला है आपको लोकल एमएलए से या कुछ भी? नहीं, देखिए अभी तो हमारे जो एमएलए साहब हैं, ठीक है, विवेक गुप्ता जी, उन्होंने मुझे फल का टोकरा भेजा था कि बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा घटना घटा है आपके साथ। तो मैं जब भी कोलकाता आऊँगा, मैं अभी कोलकाता से बाहर हूँ, मैं जब भी कोलकाता आऊँगा तो आपसे आके ज़रूर मुलाकात करूँगा, और जो भी आपके साथ हुआ है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो मुझे पता है, मुझे इंसाफ मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शारिक अमान। जी हाँ, ये वही शारिक अमान है। मैं आपको फिर से रिपीट करके याद दिला दूं, आज से एक हफ्ते पहले उन्होंने हमारी टीम को सबसे पहले एक इंटरव्यू दिया था, जहां पे इशारों में उन्होंने कई अवैध गतिविधियों के बारे में जिक्र किया था, बिना किसी के नाम का, बिना किसी का डेजिग्नेशन का। आज शारिक अमान के साथ पिछले 2 दिन में क्या हुआ पूरी दुनिया देख रही है, पूरी सोशल मीडिया ट्रेंड हो रही है। पर खुशनसीबी इस बात की है कि शायद ही कोई पहला बंदा होगा जो मॉब लिंचिंग से जिंदा वापस आया है, वो भी पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये उतनी ही शर्मनाक की बात है कि पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग जैसे घटना घट रही है, और आरोप एक लोकल तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर के पति के ऊपर है। हालांकि मैं आपको बार बार बता दूं, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियली कोई भी कैंडिडेट या ऑफिशियली कोई भी डेजिग्नेटेड होल्डर नहीं है, सिर्फ मंच साझा किया गया है। सवालिया निशान बौ बाजार थाने के ऊपर भी शारिक अमान ने जो है साधा है कि अभी तक किसी जिनका नाम लिया गया है, जिनका वीडियो में फेस वायरल है, उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर दे दूं, उस दौरान हॉस्पिटल में इमरजेंसी में हमारी टीम के ऊपर भी हमला हुई, हम लोगों को भी अपने जान बचाने के लिए हटना पड़ा, और हमारे टीम के एक प्रतिनिधि जो है ऑलरेडी शारिक अमान के साथ सारी चीज़ों को इमरजेंसी के अंदर सर्वाइव किया, जिसकी वजह से आज हमारी टीम ने खुद जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है कंप्लेन किया है लोकल काउंसिलर के भांजे के नाम पे, साथ ही साथ लोकल काउंसिलर की मौजूदगी में ये हादसा हुआ है। लेकिन सवाल एक बड़ा उठता है कि 2 दिन में इतना बड़ा माजरा सामने आया मॉब लिंचिंग जैसा, लेकिन अभी तक सरकारी हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आया? क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी इस सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा कि क्या सच में इरफान अली ताज
उन्होंने वहां पे सुलह मशवरा करने गए थे या फिर इंसान को जान से मारने की साजिश और कॉन्स्पिरेसी को जो है वारदात को कंप्लीट करने गए थे। ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए बने रहे। मैं शान।